नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने भीमताल में दी विकास की सौगात। करोड़ों की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार का काम अंतिम व्यक्ति तक काम पहुंचाना। उत्तराखंड टाउन प्लानिंग स्कीम में संशोधन को मंजूरी। कैबिनेट ने प्रस्ताव को किया पास। प्रवक्ता बोले, फैसला स्वागत योग्य। गांव बदल रहे शहर में। आईएमए पासिंग आउट परेड कल। आर्मी चीफ लेंगे सलामी। 500 से अधिक कैडेट बनेंगे सेना के नए अधिकारी। क्षेत्र 0 जोन घोषित। उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय। वन विभाग के 2000 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं बहाल। न्यायालय ने विभागीय निर्णय पर लगाई थी अंतरिम रोक। और उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम। वीकेंड पर बारिश बर्फबारी का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा। तराई में धुंध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में पहुंचने पर लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया है। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि भीमताल क्षेत्र में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, पर्यटन और शिक्षा से जुड़े कार्य प्राथमिकता पर पूरे किए जा रहे। सीएम ने घोषणा की कि क्षेत्र के लंबित कार्यों को समय के साथ पूरा किया जाएगा। जनसभा में स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और समाधान का आश्वासन भी दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम भीमताल विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ नैनीताल जनपद के अंतर्गत आने वाले अन्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी 112 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 17 विकास योजनाओं का आज यहाँ पर हमने लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिसमें हम सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, खेल, सिंचाई सहित विभिन्न विकासपरक योजनाओं के अलावा निराक्षित गौवंश के संरक्षण के लिए आज यहाँ पर हमने गौशाला का लोकार्पण भी हम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को, जरूरतों को और अधिक सशक्त बनाने में, लोगों के जीवन को आसान बनाने में बहुत मददगार साबित होंगी। तो वहीं हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसी बैठक में राज्य में स्पेशल टाउनशिप विकसित करके नियोजित विकास के लिए उत्तराखंड टाउन प्लानिंग स्कीम में संशोधन को मंजूरी मिली। यानी कि शहरी योजनाओं और नए नियोजित शहर टाउनशिप विकसित करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। वहीं प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने इस निर्णय को स्वागत योग्य बताया और कहा कि जगह जगह अर्बनाइजेशन हो रहा, गांव शहर में बदल रहे और जगह जगह नगर पंचायत और नगर पालिका बनाई जा रही। सरकार के इस निर्णय से पहाड़ों पर विकास होगा, जिससे पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। जगह जगह पर आपने देखा होगा अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, गांव शहरों में तब्दील हो रहे हैं। और वहां पर हमने बहुत सी जगह तो नगर पंचायतों का भी निर्माण किया है, नगर पालिकाओं का निर्माण किया है
और सरकार ने निर्णय लिया है, क्योंकि नई टाउनशिप आपको बसानी पड़ेगी, आपको जन सुविधाएं देनी पड़ेंगी। अगर आप जन सुविधाएं दोगे तो निश्चित रूप से उससे पलायन भी रुकेगा और लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी, और ये स्वागत योग्य कदम है। और मैं समझता हूं कि ये निर्णय तो पहले सरकार ने लेना चाहिए था। खैर, ठीक समय पर निर्णय लिया है, और निश्चित रूप से जो हमारे गांव विकसित गांव हैं उन पर अगर हम शहरीकरण की दिशा में, जो शहरों में सुविधाएं होती हैं, सीवर की, पानी की, बिजली की, रोड कनेक्टिविटी की सुविधाएं होती है, अगर उन सुविधाओं को देंगे तो निश्चित रूप से हमें टाउनशिप डेवलप करने में आसानी होगी। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष तेजी से बढ़ रहा, खासकर तेंदुए और भालू के हमले से लोगों की जानमाल का खतरा बना हुआ है। वहीं आए दिन प्रदेश के पहाड़ी इलाके में गुलदार और भालू के हमले की घटनाएं भी सामने आ रही, जिसको लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग और इस साल अत्यधिक बारिश होने के कारण जानवरों के स्वभाव में बदलाव और उग्रता देखने को मिल रही, जिस कारण से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा। जहां पहाड़ों पर स्कूल जाने वाले बच्चों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए उन्हें एस्कॉर्ट देने जैसे कदम उठाए जा रहे, वहीं सरकार ने मुआवजे की राशि और वन विभाग को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि इस गंभीर समस्या से निपटा जा सके। इन समस्याओं के निजात के लिए क्या क्या जरूरत है, इसके लिए मैकेनिज्म तैयार करने के लिए हमको निर्देश दिए गए कि स्वयं इसमें चर्चा करें, चाहे वो एक दो रेस्क्यू सेंटर और बनाने पड़े या बंदरबाड़ा जो हरिद्वार में निर्माणाधीन था उसको तत्काल पूरा किया जाए। तो इन सब चीजों को लेकर चर्चा की है ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ साथ आम आदमी को राहत मिल सके। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया है। दरअसल विद्युत वितरण खंड भगवानपुर के क्षेत्र अंतर्गत 4 प्रमुख गांवों में विभाग और पुलिस बल ने संयुक्त रूप से सघन चेकिंग की है, जिसमें भारी संख्या में बिजली चोरी के मामले पकड़े गए। आज विद्युत वितरण खंड भगवानपुर के कार्यक्षेत्र, जिसमें ग्राम पुहाना, नन्हेड़ा, अनंतपुर, सढेड़ी, शाहजहांपुर और खेलपुर शामिल है, वहां एक बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल विभागीय प्रवर्तन दल भगवानपुर थाने और पीएसी की टीम के साथ इस अभियान को अंजाम दिया गया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में बिजली चोरों के बीच हड़कंप मच गया है। तो वहीं रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में बिजली चोरी के खिलाफ पावर विभाग ने आज व्यापक अभियान चलाया। विद्युत वितरण खंड भगवानपुर और पुलिस पीएसी की संयुक्त टीम ने ग्राम पुहाना, नन्हेड़ा, अनंतपुर, सठेड़ी, शाहजहांपुर और खेलपुर में सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान 100 परिसरों में बिजली चोरी का खुलासा भी हुआ है। अभियान का नेतृत्व देहरादून विद्युत सतर्कता इकाई की अधिशासी अभियंता अक्रूण कांत ने किया है। उनके साथ विद्युत वितरण खंड भगवानपुर के अधिशासी अभियंता आशुतोष तिवारी, उपखंड अधिकारी अजीत कुमार राणा सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि आईएमए में कल यानी कि 13 दिसंबर को पासिंग आउट परेड है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी मुख्य मेहमान होंगे। आर्मी चीफ परेड की सलामी लेंगे। इसके बाद कल सेना में 500 से अधिक सैन्य ऑफिसर शामिल हो जाएंगे। इसमें विदेशी कैडेट्स भी शामिल हैं। आईएमए के अनुसार सभी के पेरेंट्स को इनविटेशन भेजा जा चुका है। इनमें से कुछ के पेरेंट्स अकादमी पहुंच भी चुके हैं। देहरादून में ट्रैफिक डाइवर्जन लागू कर दिया गया, जो कल देर शाम तक लागू रहेगा।
आईएमए के आसपास वाले इलाकों को जीरो जोन घोषित किया गया है। कल आईएमए की ओर से आम यातायात पूरे तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। आईएमए की ओर से अभी तक कैडेट्स के बारे में सुरक्षा कारणों के चलते कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। कल ही सारी जानकारी दी जाएगी। उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम अधिकतर शुष्क रहने के संकेत मिल रहे। मौसम विभाग के अनुसार 14 दिसंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ राज्य को प्रभावित कर सकता है, जिससे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश और लगभग 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी दर्ज हो सकती है। विभाग के मुताबिक राज्य में फिलहाल न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ, जबकि कुछ जगहों पर ये 1 से 2 डिग्री तक अधिक चल रहा। आने वाले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के निकलने के बाद तापमान फिर से सामान्य स्तर के करीब लौटने की उम्मीद है। अगले 5-7 दिन उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 14 तारीख को एक फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्र जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी मिलने की संभावना है। बाकी जो ज़्यादातर स्थानों पर अगले 5 से 7 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है वो अभी उत्तराखंड में सामान्य के आसपास चल रहा है, कहीं कहीं 1-2 डिग्री ऊपर मिनिमम टेम्परेचर चल रहा है। हल्द्वानी के काठ गोदाम के सर्किट हाउस में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि उद्यान और ग्रामीण विकास विभागों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान कई अधिकारी मंत्री के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद मंत्री नाराज दिखे हैं। मंत्री ने उद्यान विभाग के ऑफिसरों से सरकारी योजनाओं की जानकारी पूछी, लेकिन अधिकारी उत्तर देने में असमर्थ दिखे हैं। इस पर कृषि मंत्री ने नाराजगी जताई और कहा कि अगली बार सभी अधिकारी पूरी तैयारी के साथ बैठक में मौजूद रहेंगे। कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान भी मंत्री कई बिंदुओं पर असंतुष्ट दिखे। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हर लाभार्थी तक पहुंचे, इसके लिए सरकार दिन रात काम कर रही, लेकिन अधिकारियों को ये समझना होगा कि योजनाओं की जानकारी समय पर लाभार्थियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचना उनकी जिम्मेदारी है। हमारी सरकार लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। हमने गारंटी अवार्डीज की पेंशन को हमने बढ़ा दिया है। परमवीर चक्र को सबसे ज़्यादा सम्मान राशि हमारे प्रदेश में दी जाएगी, 1.5 करोड़ रुपये, और जगह 1 करोड़ रुपये है। हमने वारविरुद्ध की पेंशन को हमने बढ़ा दिया है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार के व्यक्ति को हम नौकरी देंगे। 28 लोगों को नौकरी हम दे चुके हैं। हमने शहीद होने पर जो सम्मान राशि 10 लाख थी उसको बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। तो समाज के सब वर्ग की चिंता हमारी सरकार कर रही है और इसे बैठक के सार्थक परिणाम नजर आएंगे। और अगली बार मैंने अधिकारियों से कहा कि आप पूरी तैयारी के साथ आए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग में लगभग 2000 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने संबंधित विभागीय निर्णय को रद्द करते हुए कर्मचारियों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने ये निर्देश दिए कि वन विभाग के इन कर्मचारियों से सशर्त नियमित कार्य लेते रहें। याचिका दिनेश चौहान सहित लगभग 300 कर्मचारियों ने दायर की थी। उनका ये कहना था कि जिस बजटीय मद से उन्हें वेतन दिया जाता था उसमें बदलाव के बाद विभाग ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी और नियमित कार्य लेना भी बंद कर दिया,
राज्य सरकार ने दलील दी थी कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन के लिए कोई वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं है, इसलिए सेवाएं जारी रखना संभव नहीं है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान हुए विवाद से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अगली तिथि 17 दिसंबर निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जांच जारी होने का हवाला देते हुए रिपोर्ट पेश करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। याचिका में 5 जिला पंचायत सदस्यों के कथित अपहरण और एक मतपत्र में ओवरराइटिंग की शिकायत के अलावा अध्यक्ष पद का चुनाव फिर से कराए जाने की मांग उठाई गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।